वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास सिकंदर पर हमने बनाई है, ठीक है, जो इतिहास का एक महान योद्धा था और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात के लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। जो स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग लिखी है वो जिसने लिखा है वो गलत कर दिया है। POR होना चाहिए, ठीक है, वो छोटी सी गलती है ना। ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, तो इसको हमने सुधारा नहीं और अभी हमें दिखा तो मैं आपसे सॉरी बोल दिया, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिकंदर मैसिडोनिया, मकदूनिया, यूनान, ग्रीक का शासक था जिसकी तमन्ना विश्व विजेता बनने की थी, ठीक है। सिकंदर मैसिडोनिया या कहीं कहीं मकदूनिया मिलेगा, जो कहाँ है, ग्रीक या यूनान का शासक था जिसकी तमन्ना विश्व विजेता बनने की थी। सेकंड पॉइंट है, सिकंदर का जन्म 556 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तीसरा पॉइंट है, सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी सिकंदर को जाना जाता है। ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम हैं। चौथा पॉइंट है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियस था। पांचवा है, पत्नियों का नाम रुक्साना, बैक्ट्रिया एंड स्ट्रेटेरा था। पत्नियों का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी हाल में ही 16 अगस्त 2020 को BEO का पेपर हुआ था, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त की पत्नियों का नाम पूछा था, तो इसलिए हमने सिकंदर की पत्नियों का नाम ढूंढ करके इस क्लास में दिया है। पत्नी का नाम क्या था? रुक्साना, बैक्ट्रिया, स्ट्रेटेरा, 3 पत्नियां थी, ठीक है। 6 पॉइंट है, सिकंदर अपनी मृत्यु तक वह सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जितनी ग्रीक के लोगों को ज्ञात थी। मतलब जितनी ज़मीन उसके देश के लोग जानते थे उसमें से आधी ज़मीन वो सिकंदर जो था वो जीत चुका था। पूरी पृथ्वी का लगभग 5% भूमि सिकंदर जीत चुका था। आप सोच सकते हैं इस बात को कि ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। 7 पॉइंट है, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। 8वां पॉइंट है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है आपको ये जानना चाहिए। ईस्वी पूर्व घटते हुए क्रम को कहते हैं और ईस्वी बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। ईस्वी पूर्व आप अज्ञात से लेकर घटते हुए चले आइए, जब आप 1 पर आ जाएंगे तो वहाँ तक का समय ईस्वी पूर्व कहलाता है और जो ईस्वी होती है वो बढ़ते हुए समय को कहते हैं। 1 से लेकर आज हम 2020 तक पहुंच चुके हैं, ये क्या है? ईस्वी पूर्व है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्वी पूर्व में पहले 2010 आया होगा कि 2015 ईस्वी पूर्व में, तो पहले 2015 आया होगा फिर 2010 आया होगा, लेकिन ईस्वी में पहले 2010 आया होगा फिर 2015 आया होगा, ठीक है। तो 8वां पॉइंट है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में फारस और यूनान में, 2 देश हैं फारस और यूनान, विश्व विजयी बनने की होड़ लग चुकी थी। 9वां पॉइंट, डेरियस की नेतृत्व वाली फारसी सेना को हराकर मैसिडोनियन का विजेता सिकंदर आगे बढ़ा। इस पॉइंट को समझिए कि फारसी सेना का जो सेनापति था उसका नाम था डेरियस और यूनानी सेना का जो सेनापति था उसका नाम था सिकंदर। तो सिकंदर ने डेरियस को हरा दिया और आगे की ओर बढ़ता है। और 326 ईस्वी पूर्व खैबर पास नाम याद रखिएगा, नामक स्थान से भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। खैबर पास नामक स्थान से भारत में प्रवेश करता है कौन? सिकंदर, ठीक। 10वां पॉइंट है कि भारत के प्रति सिकंदर का आकर्षण केवल शानदार धन दौलत ही नहीं बल्कि समुद्री समस्या को हल करना था। उन दिनों जलमार्ग द्वारा यात्राएं की जाती थी, व्यापार किए जाते थे, तो उनकी समस्या को भी सॉल्व करना सिकंदर का उद्देश्य था। जो तीसरा लाइन देखिए, जो यूनानी भूगोल वेत्ताओं के लिए एक पहेली मात्र थी। ये जो समस्या थी समुद्री समस्या, वो यूनानी भूगोल वेत्ताओं के लिए असंभव बात थी, ठीक है। वो सोचते थे लेकिन कर नहीं सकते थे, ओके।
11 पॉइंट देखिए, सिकंदर भूगोल और इतिहास का अच्छा जानकार था। उन दिनों उत्तर पश्चिम मीन्स पाकिस्तान की तरफ का क्षेत्र, ठीक है। उन दिनों उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यह बात सिकंदर की योजनाओं के अनुकूल दिखी और आक्रमण करने के लिए सुलभ परिस्थितियां थी। मतलब जो भारत था, उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसको जीतना आसान होगा ऐसा सिकंदर ने सोचा, ठीक है। 12वां पॉइंट है कि जब सिकंदर भारत में प्रवेश किया तो किसी शक्तिशाली संगठन से उसका सामना नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो उसका सामना कर सके। उत्तर पश्चिम भारत तक्षशिला, पंजाब और गांधार में बटा था, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत 3 भागों में बटा था, तक्षशिला, पंजाब और गांधार में, ठीक है। 13वां पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण है, सिकंदर के सामने समर्पण करने वाला सबसे पहला राजा तक्षशिला का राजा था, जिसका नाम क्या था? आम्भी। उसका नाम क्या था? आम्भी, ठीक है। 14 पॉइंट देखिए, लेकिन जब सिकंदर का सामना पंजाब के राजा पोरस से हुआ तो उसको भारतीय राजाओं की शक्ति का एहसास हुआ। मतलब उसको लगा कि भारत वीरों का देश है, भारत योद्धाओं का देश है, जब उसका सामना पंजाब के राजा पोरस से हुआ, ठीक है। 15वां पॉइंट है कि पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम को बितस्ता भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि झेलम का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो पोरस और सिकंदर के बीच, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच, ठीक है। 16वां पॉइंट है, झेलम का युद्ध हाइडस पास, किसी किताब में हाइडस पास मिलेगा, किसी किताब में हाइडे स्पीच मिलेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों लिख दिया है, के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर देखिए, इस युद्ध में पोरस की हार हुई। इस युद्ध में पंजाब के राजा पोरस की हार हुई, लेकिन सिकंदर की सेना भी अपना साहस खो चुकी थी और जब ब्यास नदी के किनारे पहुंची तो नदी डांकने से इनकार कर दिया। सभी सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर दिए और सिकंदर मजबूर होकर वापस घर लौटने पर विवश हो गया। कहने का मतलब यह है कि उसकी सेना इतनी थक गई थी भूख प्यास से, बीमारी से। कहा तो ये जाता है कि भारत के मच्छरों ने इतना उन लोगों को काट लिया था कि सभी को मलेरिया हो गया था, है ना, सब थक गए थे। उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो नदी को डांक सकें या कुछ दूर चल सकें, ठीक है। तो सिकंदर, कोई भी राजा अपनी सेना की दम पे ही योद्धा होता है, उसके अंदर तो जो क्वालिटी होती है नेतृत्व करने की वो होती ही है, लेकिन सेना के बिना राजा अधूरा होता है, ठीक है। तो सिकंदर घर लौटने पर मजबूर हो जाता है। 18 नंबर देखिए, सिकंदर अपनी जीत को चिन्हित करना चाहता था, अपनी जीत की यादों को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने ब्यास नदी के उत्तर में 12 विशाल वेदियां स्थापित की। तो ध्यान रखिएगा कि ब्यास नदी के उत्तर में 12 विशाल वेदियां किस राजा ने स्थापित की, किस योद्धा ने स्थापित की, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर या अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, कोई भी नाम दे सकता है, तो आपको टिक लगाना है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, सिकंदर ने 19 महीने भारत में बिताए और जीते हुए राज्यों को यूनानी गवर्नरों को देकर घर लौटने लगा। गवर्नर होते थे अपने अपने देश के, यूनान के गवर्नरों को, उस सेल्यूकस निकेटर जो था वो सेनापति था उसका, ठीक है, सिकंदर का। तो जो राज्य उसने जीता था वो अपने गवर्नरों को दे करके कि इसकी देखभाल करो और समय समय पे पूरा जितना भी इनकम हो वो पहुंचाते जाओ, है ना। वो घर लौटने लगा। रास्ते में देखिए तीसरी लाइन, 19 नंबर का तीसरी लाइन, रास्ते में स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बेबी लोन, नाम याद रखिएगा, बेबी लोन, है ना, 33 वर्ष की अवस्था में उसकी डेथ हो जाती है ना। 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? सिकंदर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की, ठीक है। 19 नंबर, सिकंदर का भारत अधिनियम 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था।
20 नंबर, सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20वां नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस था। ओके। 21 नंबर, सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था बऊ केफला, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? बऊ केफला, ठीक है। 22 नंबर देखिए, सिकंदर ने अपने सेनापति निर्याकस को ईरान भेजा था। एक पॉइंट ये हुआ, और दूसरा पॉइंट, भारत को यूरोप में उजागर करने वाला सिकंदर ही था, है ना, सिकंदर ही था, ठीक है। भारत को यूरोप में डिस्क्राइब करने वाला, बताने वाला भारत के बारे में कौन था? सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के नुकसान जो थे सो तो थे ही, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के फायदे क्या थे? 2-4 फायदों को हम आपकी नज़रों के सामने रखते हैं। सबसे पहला, सिकंदर के इतिहासकारों ने कालबद्ध घटनाओं का वर्णन किया, जिसे भारत में ही छोड़ गए, जिससे इतिहास की जानकारी आसानी से मिल जाती है। मतलब सिकंदर ने क्या किया, किस समय पर भारत में क्या हुआ, ये सब सिकंदर के इतिहासकार पन्नों में लिखते थे, और उन पन्नों को भारत में ही छोड़ गए, जिसको हमने पढ़कर समस्त जानकारी इतिहास की कालबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर ली। सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ, ठीक। दूसरा फ़ायदा, भारत और यूनान का सीधा संपर्क हुआ। भारत और यूनान का सीधा संपर्क हुआ, ठीक है। तीसरा क्या है फायदा? समाज और सामाजिक प्रथाओं की जानकारी मिली। समाज और सामाजिक प्रथाओं की जानकारी मिली। समाज स्वायत्त नगर के रूप में थे, सब सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, और सामाजिक प्रथाएं थी सती प्रथा, गरीब माता पिता के द्वारा लड़कियों को बेचना, साथ ही साथ लगभग, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है ये, साथ ही साथ लगभग 2 लाख बैलों को, जो उत्तम नस्ल वाले थे, सिकंदर ने यूनान भेजा था, ठीक है। भारत के बैल बड़े पसंद आए थे उसको, सिकंदर को, ठीक है। तो 2 लाख बैलों को उसने यूनान भेजा था, जो अच्छी क्वालिटी के थे, सभी बैल नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, सिकंदर ने भारत आने के लिए 4 रास्तों की खोज की, 3 भूमार्ग और 1 जलमार्ग। 3 भूमार्ग और 1 जलमार्ग के द्वारा रास्ते से भारत में यूनान के लोग आते थे, जो किसके द्वारा खोजे गए थे? बाई सिकंदर। ओके। पांचवा पॉइंट देखिए, यूनानी व्यापारियों और शिल्पकारों ने भारत और यूनान के बीच व्यापार स्थापित किया। छठवां पॉइंट है, सिकंदर की वजह से उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य स्थापित करने का या करने में प्रोत्साहन मिला। मतलब सिकंदर को देख करके या सिकंदर की वजह से उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। बेशक इतिहास के पन्नों में सिकंदर एक महान योद्धा था, है ना। जय हिंद, जय भारत। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परिचय को लेकर क्लासेस में आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी मदद के लिए है। अभी नया चैनल है, इसलिए इसको हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।